बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है बेटा, तो आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। अगर आपको रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो फिर इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट में हमने एक ही चीज सीखी थी कि अगर ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी एक ऑसिलेटर की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन है उसके बराबर आ जाती है, ठीक है, तो ऑसिलेटर का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाता है, बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। इसको हम रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। और जब ऑसिलेटर आपका रेजोनेंस में आता है तो इस दौरान वो मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये तीन बातें हैं, यही तीन बातें बच्चों इन तमाम एप्लीकेशंस के अंदर आपने बतानी है। नंबर वन क्या कि भाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करेंगी, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, वो रेजोनेंस में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात रेजोनेंस में आ जाएगा। तीसरी बात वो आप ये बताएंगे उसमें कि जब वो रेजोनेंस में आ जाएगा तो फिर एनर्जी मैक्सिमम एब्जॉर्ब होती है, ठीक है बेटा। एनर्जी की एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है? मैक्सिमम। तो तीन बातें याद रखनी है। पहली बात, दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच करेंगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। दूसरी बात, रेजोनेंस में आ जाएगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा ऐसा होने से, ठीक है। तीसरी बात यह है कि एनर्जी की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी। ये तीन पॉइंट याद रखने हैं, भूलने नहीं है। ये इन तमाम के अंदर आपने लिखने या बताने हैं किसी न किसी एंगल से, ठीक है। तो बेटा सबसे पहली एप्लीकेशन के ऊपर आ जाइए, जो कि है हमारे पास ट्यूनिंग ऑफ रेडियो। अब एक रेडियो को ट्यून करने का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए बेटा। उसके ऊपर एक नॉब सी लगी होती है, गोल सा बटन होता है, उसको आप घुमाते हो तो वो एक चैनल सुनाता है, फिर और घुमाते हो आवाज खराब कर देता है, फिर और घुमाते हो वो दूसरे चैनल पे आ जाता है, फिर और घुमाते हो आवाज खराब करता है, फिर तीसरे चैनल पे, फिर चौथे चैनल पे। इस तरह से मुख्तलिफ चैनल के ऊपर आप मूव करते हो, ये आप ट्यूनिंग कर रहे हो उसकी, ठीक है। बेसिकली हो क्या रहा होता है, आपके आसपास कुछ रेडियो स्टेशन होंगे, 3 या 4 या 5, वहां पे प्रोग्राम चल रहे होंगे और वो अपने प्रोग्राम को ऑडियो की सूरत में एक रेडियो सिग्नल के साथ मिला के भेज देते हैं। अब आपको रेडियो सिग्नल उन्होंने एक भेज दिया, ठीक है। 4 या 5 स्टेशन है, सब स्टेशन से आने वाला जो रेडियो सिग्नल है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। फर्स्ट कल समझने के लिए कहता हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी 100 है, इसकी 101 है, इसकी 102 है, 103 है, 104 है, समझने के लिए, ठीक है। सबकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग है, ये सारे रेडियो सिग्नल, ठीक है। और इन सब की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अब आपकी रेडियो के इर्द गिर्द ये सारे सिग्नल मौजूद हैं, सारे चैनल के सिग्नल मौजूद हैं। अब आप जो चैनल सुनना चाहते हो उसके मुताबिक आप इसको ट्यून करते हो। कैसे ट्यून करते हो? आपने नॉब को घुमाना है, ठीक है। जब आप नॉब को घुमाते हैं ना बेटा, तो ये जो रेडियो आपका है ना, इसके अंदर एक रिसीवर सर्किट होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। उसके अंदर आप बेसिकली उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे होते हो। जब हम उस नॉब को घुमाते हैं तो जो रिसीवर है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट की आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे होते हो, बढ़ा भी रहे होते हो, कभी कम भी कर रहे होते हो, ठीक है। तो जब आप इसको बढ़ाते बढ़ाते किसी एक खास फ्रीक्वेंसी पर आते हैं, लेट से आप 102 पे आ गए, 102 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। अब जिस रेडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 102 होगी वो उसके साथ रेजोनेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वहां से एनर्जी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, उसके अंदर। और वो वाला जो स्टेशन है वो आप क्लियरली सुन पाएंगे। फिर आपने किसी और पे जाना है, आप थोड़ा सा इसको घुमाइए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो अब उससे भी सही क्लियर साउंड आपको आना शुरू नहीं होगी, बल्कि आवाज़ ख़राब हो जाएगी। और घुमाते रहिए और घुमाते रहिए, फिर दूसरे चैनल की आवाज़ हल्की हल्की आना शुरू होगी मगर ख़राब होगी। आप थोड़ा सा और घुमाएंगे, जब एक खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप आ जाएंगे तो फिर उस रेडियो सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ आप मैच कर जाएंगे, तो वहां से एनर्जी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी। होगा क्या कि आपके रिसीवर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, रिसीवर मतलब ये रेडियो, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना बेटा, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और बाहर पड़ा हुआ ये जो रेडियो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी जब दोनों मैच करेंगी तो ये रेजोनेंस में आएंगे और वहां से एनर्जी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले रेजोनेंस में आते हैं फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, फिर वो एनर्जी एब्जॉर्ब होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, और आप उस चैनल को सुन पाएंगे। अब आपने इसको लिखना है कैसे बेटा? ये सारे वही बुक वाले पॉइंट्स है, क्योंकि बुक में ही बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ था, तो फिर मैंने उसके अंदर कुछ खास चेंजिंग नहीं की, ठीक है। वी ट्यून नॉब ऑफ रेडियो टू ट्यून आ स्टेशन, ठीक है, सॉरी टर्न, वी टर्न मतलब हम घुमाते हैं नाब को, ठीक है, ताकि स्टेशन को हम चेंज कर लें।
Actually, we are changing the natural frequency of electrical circuit of receiver to make it equal to the transmission frequency of the radio signal. हम असल में जब नाप को घुमाते हैं तो हम रेडियो के अंदर पड़ा हुआ ये जो एक हिस्सा है ना रिसीवर वाला, जिसमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिससे सिग्नल को रिसीव करना है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चेंज करके जो बाहर से आने वाला एक रेडियो सिग्नल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर लेके आते हैं, इसको ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं ऑफ रेडियो स्टेशन। जब उससे मैच करते हैं तो दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच होती हैं तो रेजोनेंस में आ जाते हैं, रेजोनेंस में आते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो बेटा आप उस चैनल को सुन सकते हैं। यही बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आप देख सकते हैं। व्हेन द बोथ these frequencies match, resonance occur, energy absorption is maximum and we hear only this station। हम कोई और नहीं सुन सकते क्योंकि हमारा जो रिसीवर है उससे इलेक्ट्रिकल सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो जिससे मैच करेगी वो उसी के साथ रेजोनेंस होगी और वहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, किसी और के साथ नहीं होगी। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है एमआरआई। अब अगर मैं बात करूं ना एमआरआई के बारे में, तो एमआरआई मेरे बच्चों एक खुद में एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट है, अलग से सेपरेट एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मगर यहाँ पे ना हमने उसका सिर्फ एक पॉइंट जहां पे फिजिक्स इस्तेमाल हो रही है हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी बुक वाले ने डिस्कस किया नहीं है तो हम भी इतना उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ जो पॉइंट जहां पे फिजिक्स इस्तेमाल हो रही है उसी को हम यहाँ पे बताएंगे। पहली बात ये समझ लीजिए एमआरआई है क्या। एमआरआई स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड इमेजिंग है, ठीक है। ये मेरे बच्चों आपके पास एक ऐसा आप कह लीजिए डायग्नोस्टिक टूल है जिसकी हेल्प से आप बॉडी के अंदर जो डिफरेंट डिजीजेज हैं उसके बारे में पता चला सकते हो। जैसे ब्रेन में कोई मसला आ गया, किसी मसल में कोई मसला आ गया, बॉडी के किसी पार्ट में मसला आ गया तो एमआरआई की जाती है, ठीक है, और पता चला जाता है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। अब उसका तरीकाकार क्या होता है? तरीकाकार ये होता है बेटा कि हमारी जो बॉडी है ना उसके अंदर ज्यादातर पानी होता है, ठीक है, और शुगर होती है, और इसके अलावा इसके अंदर मसल्स भी होते हैं। इन सब के अंदर जो है ना वो हाइड्रोजन है। जैसे पानी H2O है ना, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है और एक साथ में ऑक्सीजन है। तो पानी तो कोई लगभग 60% से भी ज्यादा हमारी बॉडी का हिस्सा है, तो इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। तो अब वहां पे होता क्या है कि जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस है ना उसको ऑसिलेट कराया जाता है रेडियो सिग्नल को भेजते हुए, रेडियो वेव्स को भेजते हुए, ठीक है। और वो होता क्या है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेट करने की और इधर से जो हम भेजते हैं वो दोनों मैच करते हैं, वो रेजोनेंस में आते हैं तो एनर्जी मैक्सिमम एब्जॉर्ब होती है। अब एनर्जी के एब्जॉर्ब करने का जो पैटर्न है उस पैटर्न को यूज करते हुए कंप्यूटर आपको एक इमेज जनरेट करके दे देता है, ठीक है, और आप कहते हैं जी एमआरआई हो गई है बॉडी की। और इस तरह से डॉक्टर जो है उसको देख के उस इमेजेस को वो डायग्नोज करता है कि फलां बंदे को ये इशू है या यहाँ पे प्रॉब्लम है या फिर वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यही बातें आपने यहाँ पे लिखनी है बेटा। मैंने पहले बता दिया ये टॉपिक हमारा काफी वाइड है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक एस्पेक्ट को, एक पॉइंट को डिस्कस किया गया जो कि फिजिक्स के हवाले से है। मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड इमेजिंग इज अ मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल है, ठीक है। ये एक टूल है जिसके जरिए आप पता चलाते हैं किसी बीमारियों का। In this process, the nuclei of the hydrogen are made to oscillate by increasing the strong radio waves, ठीक है, by incoming strong radio waves। जो उसके ऊपर आप strong radio wave भेज रहे हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या करते हैं उसको oscillate कराते हैं, ठीक है। और जब वो रेजोनेंस में आ जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से फिर आप पता चलाते हो जी यहाँ पे क्या इशू है, ठीक है। इमेज बनता है उससे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए। When resonance occur, energy absorption is maximum। मैंने पहले बताया था एक ही बात है, क्या होगा, फ्रीक्वेंसीज मैच करेंगी, रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस में क्या होगा जी, वहां पे जाके एनर्जी का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाएगा। When the resonance occur, energy absorption is maximum, the pattern of energy absorbed can be used to produce the computer generated images। अब जिस पैटर्न से वहां पे एब्जॉर्प्शन हुई है उसका इस्तेमाल करते हुए जो कंप्यूटर से इमेजेस बना दिए जाते हैं, ठीक है, और उन इमेजेस को डॉक्टर एनालाइज करके बताता है कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर। फिर नेक्स्ट बेटा हमारे पास आती है फूड इन माइक्रोवेव ओवन। देखिए माइक्रोवेव ओवन के अंदर हम बेकिंग भी करते हैं, ठीक है, कुकिंग भी कर लेते हैं, उसके अंदर हम खाना वगैरह गर्म करना होता है वो गर्म भी कर लेते हैं। इसके अंदर भी रेजोनेंस का ही इस्तेमाल होता है। कैसे, देखिए, अब जो खाना है ना, खाना खाने के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अंदर फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये भी वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इनकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसके साथ वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी आप कह लीजिए। इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी की जो माइक्रोवेव्स हैं वो खाने के ऊपर भेजी जाती हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जब इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और इधर से रेडियो वेव्स है उनकी फ्रीक्वेंसी वो दोनों मैच करती हैं, तो दोनों फ्रीक्वेंसीज के मैच होने से यहाँ रेजोनेंस हो जाती है। और जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स कह लीजिए, वाटर के कह लीजिए या फैट्स के पार्टिकल कह लीजिए, मॉलिक्यूल्स कह लीजिए, वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करते हैं, ठीक है, और इस तरह से वो खाने को गर्म होने में मदद देते हैं, ठीक है, और खाना पकता भी है। अब ये बातें आपने यहाँ पे कैसे बतानी है। इन द माइक्रोवेव ओवन a microwave frequency equal to the natural frequency of
वाइब्रेशन ऑफ वाटर एंड फैट मॉलिक्यूल इज यूज्ड। इसके अंदर आप एक माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी यूज करते हो, उतनी फ्रीक्वेंसी होती है जो वाटर की मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है या फैट के मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ताकि जब आप माइक्रोवेव भेजें तो वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएं और वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ फैट के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल ऑसिलेट करना शुरू कर दें। व्हेन द फूड इज प्लेस्ड इन द ओवन, रेजोनेंस अकर एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम द माइक्रोवेव। जाहिर सी बात है, जब वो रेजोनेंस पे आ जाएंगे तो एनर्जी की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाएगी और इस तरह से उनको मदद मिलती है खाने को पकने में, ठीक है, और अगर गर्म करना है तो गर्म करने में, या बेकिंग करनी है तो बेकिंग में भी हेल्प मिलती है। फिर नेक्स्ट है मेरे बच्चों हमारे पास रेजोनेंस इन द गिटार। गिटार के अंदर रेजोनेंस किस तरह से होती है? गिटार में क्या करते हैं जी, आपने उसकी एक जो स्ट्रिंग है उसको यहाँ से डिस्टर्ब कर दिया। जब आप उसको डिस्टर्ब करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, लेकिन याद रखना कि वो बहुत थोड़ी सी एयर को डिस्प्लेस करती है या बहुत थोड़ी सी वाइब्रेशंस एयर के अंदर भेजती है, तो कोई खास लाउड साउंड खाली उस एक स्ट्रिंग को बजाने से नहीं पहुंचती। लेकिन आपने देखा कि गिटार को बजाने से अच्छी खासी लाउड साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। तो वो तो बहुत बारीक सी स्ट्रिंग थी, उसको हिलाने से या उसको डिस्टर्ब करने से इतनी ज्यादा साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी, इतनी लाउड साउंड कैसे प्रोड्यूस हो जाती है, उसका मैकेनिज्म समझिए। बेटा होता यूं है कि आपने गिटार की स्ट्रिंग को ऐसे डिस्टर्ब किया, अब ये डिस्टर्बेंस जो है वो गिटार की बॉडी की तरफ जाती है। कैसे? बीच में एक छोटा सा कंपोनेंट होता है जिसको हम ब्रिज कहते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग से ये वाइब्रेशन जाती है ब्रिज में, और ब्रिज से ये आती है मेरे बेटा उसकी गिटार की जो बॉडी, अपर बॉडी, इसमें एक होल सा होता है, ठीक है। फिर वो अपर बॉडी भी ऑसिलेट करती है। जब अपर बॉडी ऑसिलेट करती है तो उसके अंदर मौजूद जो एयर कॉलम है वो एयर भी वहां पे वो जो है वो ऑसिलेट करना शुरू हो जाती है। अब उस एयर की ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी और इसकी जो स्ट्रिंग है इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच कर जाती है, यहाँ पे रेजोनेंस होती है और एक लाउडर साउंड जो है वो आपको सुनने को मिलती है। अब ये बातें आप यहाँ पे लिखी नहीं है, बल्कि मैं चले बता दिया आपको। व्हेन वी स्ट्राइक द गिटार स्ट्रिंग, वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस्ड। डिस्टर्ब किया, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई। वाइब्रेशन ट्रांसमिट टू द हॉलो वुडन बॉक्स। हॉलो वुडन बॉक्स में कैसे ट्रांसफर होती है? पहले स्ट्रिंग से गई उस ब्रिज में, ब्रिज से गई उसकी अपर बॉडी में, अपर बॉडी वाइब्रेट की तो अंदर एयर कॉलम वाइब्रेट किया, इस तरह से, ठीक है। तो वो कह रहे जी वाइब्रेशन ट्रांसमिट टू द हॉलो बॉक्स। कैसे ट्रांसमिट होती है बता दिया। दो चीजें हैं, स्ट्रिंग से ब्रिज में और ब्रिज से अपर बॉडी ऑफ द गिटार में और अपर बॉडी ऑफ द गिटार से वुडन बॉक्स में। दिस क्रिएट रेजोनेंस एंड साउंड गेट एम्पलीफाइड। तो अब वहां से जो एयर ऑसिलेट करके आ रही है बॉक्स में से और यहाँ स्ट्रिंग है, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ, फिर ये ऑसिलेट करती है और ग्रेटर साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे भी रेजोनेंस का ही इस्तेमाल होता है। अब बेटा ये तो सब थी इसकी एप्लीकेशन जिनके जरिए हम जो है वो फायदा उठाते हैं। हम जो है वो रेडियो सिग्नल को सुन सकते हैं, उसका चैनल चेंज कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड में हम इससे फायदा ले सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम इससे खाना बना सकते हैं, खाना पका सकते हैं, हम इससे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी जो साउंड है उसको हम बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पे हम इससे बचना चाहते हैं, ये हमारे लिए नुकसानदेह होती है, ठीक है। उसमें पहला केस आ जाता है जी रेजोनेंस इन द ब्रिज। बच्चों ये जो सस्पेंशन ब्रिज होते हैं ना, सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है, जो ऐसे लटके हुए होते हैं जो रस्सियों से और लोहे के चेनों से बनाए जाते हैं, सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है। उन सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर आ जाए जरा। अब उनके ऊपर जो है वो कहा जाता है कि उनकी भी ऑसिलेट करने की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जब कभी हवा बहुत तेज आ जाती है तो उसकी अगर जो फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन है इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो फिर ये बहुत ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करता है, जिससे इसके टूटने का खतरा होता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो रेजोनेंस होती है ना, ये हमारे जो ब्रिजेस है ना इनके लिए बड़ी खतरनाक है। तो ये हम देखते हैं कि हमने इस तरह से इसको ब्रिज को डिजाइन करना है कि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन और जो एयर की तरफ से फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन आती है वो मैच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैच करके तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके अलावा बेटा ये जो ट्रूप्स होते हैं, आर्मी ट्रूप्स होते हैं या सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स, उनको कहा जाता है कि जब आप इस पुल में से गुजरे ना तो आपने जिस तरह वो चलते हैं ना एक रिदम के साथ, इकट्ठे एक पाँव मारते हैं फिर उठाते हैं, फिर दूसरा पाँव मारते हैं फिर उठाते हैं, फिर तीसरा, ऐसे नहीं चलना आपने, क्योंकि जब ये सारे इसी तरह से चलेंगे ना, ठीक है, तो इसमें जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे ना वो वाइब्रेशन जो लगभग इस ब्रिज की जो नेचुरल वाइब्रेशन है या वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है उसके साथ मैच कर जाती है। इनकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो इस पुल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है, जिससे पुल जो है वो वायलेंटली वाइब्रेट हो सकता है और वो ब्रेक हो सकता है। तो सीधी सी बात है बेटा, हमने अपने ब्रिजेस को बचाना है, इसलिए हमें रेजोनेंस ब्रिजेस में नहीं चाहिए। ये ब्रिजेस में हमारे लिए नुकसानदेह है, चाहे वो एयर की वजह से रेजोनेट हो, चाहे वो एयर की बजाय उसकी वजह से जो फौजी उसके ऊपर से गुजरते हैं और पाँव मारते हैं एक रिदम के साथ, उसकी वजह से उसके अंदर रेजोनेंस आए, हमने दोनों को बचाना है। तो इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे
सोल्जर्स वाइल मार्चिंग ऑन द ब्रिज आर ऑर्डर्ड टू ब्रेक देयर स्टेप्स। मतलब ये कि जिस तरह वो रिदम के साथ जा रहे हैं वैसे ना जाएं, आगे पीछे मूव कर लें, आगे पीछे स्टेप कर लें। दिस इज बिकॉज वाइब्रेशंस क्रिएटेड बाय द रिदमिक मार्च ऑन द ब्रिज काज द ब्रिज टू ऑसिलेट विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अगर वो एक रिदम के साथ पाँव मारते हुए जाएंगे इकट्ठे तो वो एक ऐसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बना देंगे जो कि उस ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करके वायलेंटली उसको ब्रिज को वाइब्रेट करा सकती हैं और वो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, थस रेजोनेंस अकर एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस। अब जब ये अगर चलेंगे, मार्च करते हुए चलेंगे ऐसे एक रिदम के साथ, तो रेजोनेंस आएगी, रेजोनेंस आएगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो यहाँ पे उसके टूटने का खतरा है। इट काज ब्रिज टू कोलैप्स। A strong and continuous wind drove oscillations of Tacoma Narrow Bridge at the greater amplitude until break। अब इसमें जो है ना आखिर में एक एग्जांपल दे रहा है जी, ये टकोमा नैरो ब्रिज है, ठीक है, उसको उड़ा दिया था बेसिकली इसी रेजोनेंस की वजह से वो टूट गया था। ठीक है, और हुआ क्या है इसके अंदर के जो उसकी एक फ्रीक्वेंसी थी जिसके साथ उसको ऑसिलेट किया जा रहा था, वो फ्रीक्वेंसी और उसकी ब्रिज की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी वो दोनों मैच करती थी। जब वो दोनों मैच कर गई तो वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट किया और उस वक्त तक ऑसिलेट करता रहा जब तक वो पूरा टूट नहीं गया। ठीक है, तो ये जो टैकोमा नैरो ब्रिज है ना बेटा, ये इसी ऑसिलेशन की वजह से टूटा था। ये एक हिस्टोरिकल पॉइंट है, लिखना चाहो लिख लो, नहीं भी लिखना तो हमारा कंसेप्ट यहाँ तक भी पूरा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाओ जी रेजोनेंस इन द एयरप्लेन। एयरप्लेन विंग, उसका जो पर है ना जहाज के दोनों तरफ जो विंग होते हैं, ठीक है ना, वो भी बहुत ज्यादा मसला कर सकते हैं, रेजोनेंस के साथ ब्रेक हो सकते हैं। तो हमें वहां पर भी रेजोनेंस को अवॉइड करना है, हमें इस तरह से विंग्स को डिजाइन करना है कि वो ऐसी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या इस तरह से उसको वाइब्रेट न करा सकें कि वो रेजोनेंस में आ जाए और ब्रेक हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि जो उसकी जो एक्सटर्नली एयर उसको वाइब्रेट करे, अगर उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन के साथ वो मैच कर गई तो जो विंग है वो वायलेंटली वाइब्रेट करेगा, वायलेंटली वाइब्रेट करने के बाद वो टूट जाएगा। तो हमें उसको भी अवॉइड करना है। तो उसके बारे में हम लिखेंगे द विंग इज वेरी फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ द एरोप्लेन। थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, लचकदार होता है। ठीक है, इफ द पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ द विंड हैव द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द नेचुरल स्ट्रक्चरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द विंग, रेजोनेंस अकर। अगर ऐसा हो गया कि एयर की जो फ्रीक्वेंसी है जिसके साथ वो उसको ऑसिलेट कराना चाहती है विंग को, और विंग की जो स्ट्रक्चरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो दोनों मैच कर गई, तो उन दोनों के मैच करने से फिर उसके अंदर रेजोनेंस आ सकती है। जब रेजोनेंस आएगी तो वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा। अगर ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा तो फिर इसका टूटने का खतरा है, जहाज तबाह हो सकता है। ठीक है, एट रेजोनेंस एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द विंग बिकम टू लार्ज, इट इवेंचुअली लेड टू इट्स डिस्ट्रक्शन। अब रेजोनेंस में आने के बाद फिर बहुत एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, फिर वो उसके तोड़ फोड़ का, उसकी डिस्ट्रक्शन का, उसके तबाह होने का बाइस बन सकता है। ठीक है, तो अवॉइड रेजोनेंस इट शुड बी डिजाइन सच दैट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द विंग डज नॉट मैच द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एयर। तो जो बात शुरू में बताई थी वही बात लिखी हुई है। जब आपने विंग्स को डिजाइन करना है तो इस तरह से डिजाइन करना है कि इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो एयर की जो एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जिसके साथ वो विंग को वाइब्रेट करती है उसके साथ मैच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मैच कर गई तो फिर वो रेजोनेंस में आके ब्रेक हो जाएगा और जहाज आपका तबाह हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।